जब धरती पर 1,27,000 किलोमीटर की दूरी पर था चंद्रयान-3, जब 40,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था चंद्रयान, तभी टीम इसरो ने कर दिया सबसे टॉप सीक्रेट मिशन पर बड़ा खुलासा। अब चांद पर रोबोट नहीं, इंसान उतारेगा भारत। लॉन्च होगा महाशक्तिशाली चंद्रयान। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों आप, अभी चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ है। वो भारत के फ्यूचर चंद्रयान के मुकाबले किसी तिनके के बराबर नजर आ रहा है। दोस्तों, अब तक ये मिशन पूरी तरह से सीक्रेट था, क्योंकि चीन भारत के ऐसे गुप्त मिशन को फेल करने की साजिश रच सकता है, जैसे कि वो इस वक्त भी चंद्रयान-3 को फेल करने के लिए हिंद महासागर में अपने सबसे महाशक्तिशाली जासूस जहाज को भेज चुका है। लेकिन दोस्तों, इसरो के ऐसे मिशन पर दावा किया गया है जो किसी के भी होश उड़ा सकता है। अगर आप चंद्रयान-3 से खुश हो रहे हैं तो इसरो के अगले मिशन को जान खुशी से उछल जाएंगे, क्योंकि ये मिशन ही इतना बड़ा बताया जा रहा है कि चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग और यहाँ पर लैब टेस्ट करने के बाद इसरो का टारगेट चांद पर इंसानों को भेजने का होने वाला है। ऐसे संकेत मिले हैं कि बड़े बड़े देश भी हैरान परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, ये काम इसरो के लिए कोई नामुमकिन काम नहीं होने वाला है, क्योंकि स्पेस में इसरो अगले कुछ महीनों में इंसानों को भेजने ही वाला है। और उससे अगली स्पेस फ्लाइट, अगर आपको एक बार फिर से चांद को देखना पड़े तो हैरान मत होना। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कि इसरो आखिर क्या कर रहा है और ये फ्यूचर चंद्रयान कैसे दुनिया में तहलका मचाने वाला है। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा चंद्रयान-3 बिना एक भी गलती के लगातार आगे बढ़ रहा है। मिशन धरती के 5वें ऑर्बिट को पार कर चुका है और अब अगले चरण में चंद्रयान-3 चंद्रमा की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसकी अगली कमांड के साथ ही चंद्रमा के पथ में चंद्रयान-3 एंट्री कर लेगा। दोस्तों, चंद्रयान मिशन को ऑपरेट करने के लिए इसरो की स्पेशल टीम लगातार अलर्ट पर है और मिशन की सक्सेस के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। बड़ी बात तो ये कि इसरो सिर्फ ना इस मिशन पर लगा हुआ है, बल्कि इसरो इसके पैरेलल कई और मिशन को अंजाम देने की तैयारी में है। कुछ का खुलासा खुद इसरो कर चुका है और कुछ का होना बाकी है। चंद्रयान-3 के बाद गगनयान, समुद्रयान और आदित्य L1 पर ऑलरेडी काम हो चुका है, तो वहीं अब इसरो चांद पर इंसान उतारने के लिए तैयार है। और ये चंद्रयान-3 उसी सीक्रेट मिशन का पार्ट है और दावा किया गया है कि इसरो जल्द ही चांद पर इंसानों को उतार देगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपके दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे कि जिस तरह से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया, क्या चांद पर इंसानों को भेजने की प्रोसेस भी ठीक ऐसे ही होगा? चंद्रयान-3 को धरती से इसरो की टीम कंट्रोल कर रही है। इंसानों वाले स्पेस क्राफ्ट को कौन और कैसे ऑपरेट करेगा? स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में लेकर जाने वाले रॉकेट तो अंतरिक्ष में जलकर अलग हो जाते हैं, फिर इंसान धरती पर वापस कैसे आएंगे? इसरो ने वो कौन सा महाशक्तिशाली रॉकेट तैयार कर लिया है जिसे इंसानों को स्पेस में लेकर जाया जाएगा? और क्या इसरो भी नासा और चीन की तरह चांद पर अपना बेस स्टेशन बनाने के प्लान पर आगे बढ़ चुका है? दोस्तों, 4 साल की मेहनत के बाद इसरो ने चंद्रयान-3 को लॉन्च कर दिया, लेकिन आपने इसमें एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि चंद्रयान-3 को जिस तरह रॉकेट से ले जाया जा रहा था, वो उड़ान के कुछ समय बाद उससे अलग हो गया था। वो स्पेस में ही जलकर नष्ट हो गया। ये धरती पर कभी वापस नहीं आने वाला है, लेकिन इस स्पेस क्राफ्ट में अंतरिक्ष यात्री यानी इंसान मौजूद होते हैं और इसको जिस रॉकेट से भेजा जाता है, वो रॉकेट तो स्पेस में स्पेस क्राफ्ट से अलग होकर नष्ट नहीं हो जाती है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि फिर वो एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर वापस कैसे आते हैं? और कभी सोचा है स्पेस से वापस धरती पर आना इतना मुश्किल क्यों है? नहीं तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, आपको कल्पना चावला तो याद ही होगा, जिनकी मौत ने हर किसी को दहला दिया। वो नासा के कोलंबिया स्पेस में गई थी। 15 दिन तक अंतरिक्ष में रहकर कई एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली जब 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापसी कर रही थी, तो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते वक्त ही उनका कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट ब्लास्ट हो गया। इस हादसे ने न सिर्फ लोगों को हताश किया, बल्कि पूरी ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी भी सकते में आ गई। इसके बाद से एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने से डरने लगे, क्योंकि अंतरिक्ष में रहना व एक्सपेरिमेंट करना जितना ज्यादा मुश्किल है, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल और रिस्की है वहां जाना या धरती पर वापस आना। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इसरो ये काम कैसे करेगा?
तो मैं आपको बताता हूं कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है वो LBM-3 रॉकेट के जरिए किया गया है। लेकिन दोस्तों, इंसानों को भेजने के लिए रॉकेट के साथ स्पेसक्राफ्ट को फिट किया जाता है। स्पेसक्राफ्ट एक हवाई जहाज की तरह होता है जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों के लिए हर सुविधा प्रोवाइड की गई होती है। इसमें उनके बैठने और सोने की जगह से लेकर टॉयलेट, रिसर्च इक्विपमेंट्स, खाने पीने की हर फैसिलिटी दी जाती है। स्पेसक्राफ्ट के आगे के हिस्से में उसका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे एरोप्लेन में दिखते हैं। इन स्पेसक्राफ्ट को भी रॉकेट के जरिए ही भेजा जाता है, लेकिन जैसे ही रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचकर स्पेसक्राफ्ट से अलग होता है, वैसे ही इसको कंट्रोल करने का काम सारा अंतरिक्ष यात्रियों के हाथों में आ जाता है और ये इसे वैसे ही ऑपरेट करते हैं जैसे एरोप्लेन को कैप्टन किया करते हैं। जबकि इससे पहले नीचे धरती पर मौजूद टीम को इसको कंट्रोल करना होता है। इस स्पेसक्राफ्ट में कई एडवांस टूल मौजूद होते हैं जिनके जरिए हर पल की खबर ग्राउंड स्टेशन पर टीम को मिलती रहती है। स्पेस में जाने के बाद अंतरिक्ष यात्री अपने रिसर्च पर काम करते हैं और उन्हें पूरा करके पृथ्वी पर लौटने लगते हैं और यही सबसे मुश्किल पड़ाव होता है। स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करना बहुत रिस्की काम है। हमारे वायुमंडल में एंटर करने के लिए सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए इसकी कक्षा की तरफ बढ़ता है और उसके बाद वो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर जाता है। यहाँ एंटर होते ही उसे बहुत तेज गर्म हवाओं और प्रेशर से गुजरना पड़ता है। उस पर इतना ज्यादा प्रेशर और फ्रिक्शन पड़ता है कि स्पेसक्राफ्ट में आग लगने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है और कल्पना चावला का स्पेसक्राफ्ट भी इसी फ्रिक्शन की वजह से ब्लास्ट कर गया था। इस फ्रिक्शन से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक खास किस्म की हीट इंसुलेशन शीट लगाई जाती है ताकि स्पेसक्राफ्ट डैमेज ना हो। लेकिन अगर ये शीट टूट गई तो पृथ्वी पर सही सलामत लौटना अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। हालांकि दोस्तों, अब ये स्पेसक्राफ्ट एक कैप्सूल नुमा होने लगे हैं। जैसे इस वक्त एलन मस्क की कंपनी SpaceX ऐसे ही कैप्सूल भेजती है। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग दो तरह से होती है। एक लैंडिंग बिल्कुल वैसी होती है जैसे एरोप्लेन की कराई जाती है, लेकिन इसकी स्पीड एरोप्लेन से बहुत ही ज्यादा होती है। यही रीजन है कि लैंडिंग से पहले इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्पेसक्राफ्ट के पीछे एक पैराशूट खोला जाता है जो इसके अपोजिट फोर्स डालना शुरू कर देता है। ऐसे में बिना किसी हादसे के स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे रुक जाता है और सभी एस्ट्रोनॉट्स घर वापसी कर लेते हैं। इसकी लैंडिंग के लिए उसी एयरपोर्ट रनवे का इस्तेमाल किया जाता है जिस पर एरोप्लेन उतरते या उड़ान भरते हैं और लैंड होने से पहले इसके व्हील्स भी खुल जाते हैं। तो वहीं दोस्तों, कुछ स्पेसक्राफ्ट को समुद्र में भी लैंड कराया जाता है जिन्हें स्प्लैश डाउन कहा जाता है। जैसे कि चांद से वापस आने के बाद नील आर्मस्ट्रांग के स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 ने समुद्र में ही लैंडिंग की थी। इसके अलावा मर्क्यूरी, जर्मनी और सोयूज जैसे स्पेसक्राफ्ट भी पानी में ही लैंड हुए हैं। तो वहीं मल्टीपल पैरासूट की मदद से लैंडिंग जमीन पर कराई जाती है। SpaceX ऐसा काम कर भी रहा है। बड़ी बात तो यह है कि एलन मस्क के SpaceX ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट को इस तरह से डिजाइन किया है कि स्पेसक्राफ्ट से अलग होने के बाद भी ये वापस अपनी जगह पर वर्टिकली लैंड हो जाता है और इसे बार बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब इस तरह के रॉकेट में इसरो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसरो भी दोस्तों ऐसे ही कुछ करने के लिए आगे बढ़ चुका है और इसरो चांद पर इंसान वाले मिशन के लिए भी ऐसा ही करने वाला है और इस काम के लिए भारत, जापान और अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। दोस्तों, भारत का अगला मिशन होगा चंद्रयान 4 जो अपने आप में बहुत ही खास होने वाला है और इसके बाद LBM-3 नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV और उससे भी खतरनाक रॉकेट यानी न्यूक्लियर रॉकेट का यूज करने लग जाएगा।